नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। हरियाणा पंचकूला के पिंजौर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर आयोजित रन फॉर यूनिटी मैराथन कार्यक्रम में शामिल हुए। रन फॉर यूनिटी मैराथन में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और मैराथन शामिल हो रहे युवाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आजादी के बाद भारत कई रियासतों में बटा हुआ था, जिसको एक करके भारत को अखंड भारत बनाने की कोशिश हुई। देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 31 अक्टूबर को उन्हीं सरदार पटेल की जयंती मनाई गई। इस दौरान देश भर में एकता दिवस के रूप में मनाया गया। देश भर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। ऐसे में हरियाणा के पंचकूला में भी रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने सभी को एकता की शपथ दिलाई और रन फॉर यूनिटी रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के चरणों में नमन करता हूं और आपसे भी निवेदन आग्रह करता हूं कि हम इस दिन एक शपथ लेंगे। मैं बोलूंगा, आप सब लोग थोड़ा ये शपथ लेने का और संकल्प करने का तरीका थोड़ा बदल रहा हूं। अभी तक हाथ सामने करके शपथ लेते रहे हैं। आज मैं एक नया थोड़ा सा बदल करके तरीका बताता हूं कि अपना दाहिना हाथ सामने करने की बजाय अपने बाईं तरफ अपने दिल के ऊपर रखेंगे। अपने दिल के ऊपर ये दाहिना हाथ रख करके और फिर शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्य निष्ठा से संकल्प करता हूं। अनेकता में एकता, भारत की विशेषता। भारत माता की जय। वहीं इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने लोगों से अपील की कि वो शहीदों की शहादत को याद रखते हुए देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में योगदान देने की अपील की। जैसा हमको मालूम है कि 31 अक्टूबर हर वर्ष रन फॉर यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के दिन सारे देश भर में होती है। लाखों करोड़ों लोग, छोटे बड़े, महिला पुरुष, नौजवान बूढ़े, सब इसमें भाग लेते हैं। मेरा ये सौभाग्य है कि पिछले कई वर्षों से मुझे भी हर वर्ष किसी न किसी स्थान पर रहने का मौका मिलता है। आज पंचकुला के इस क्षेत्र के अंदर और एक प्रकार की एक बड़ी यात्रा पहली बार इस क्षेत्र में मुझे लगता हुई है। इसका एक संदेश यही है कि देश को आजाद कराने वाले रणबांकुरों ने अपने बलिदान दे करके बड़ी मुश्किल से आजादी ली है। इसकी एकता और अखंडता ये हमेशा बनी रहे, ये भाव लोगों के, नागरिकों के मन में आता रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके एक प्रतीक के रूप में उनकी जयंती का दिन इसलिए चुना है कि जब देश आजाद हुआ उस समय 562 रियासतों में ये देश बटा हुआ था। उन्होंने बिना किसी विवाद के सब लोगों को तैयार किया। राजे महाराजे, छोटे बड़े, रियासतों के सारे जितने मंसूबेदार थे, उन सबको भारत के संविधान के अंतर्गत, शासन व्यवस्था के अंतर्गत आने के लिए राजी किया और सब लोग राजी हुए। और उसी एकता और अखंडता को यानी एक प्रकार से उस प्रतीक के रूप में आज उनके जन्मदिन पर हम राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। आज का इस कार्यक्रम में बहुत ही प्रसन्नता हुई कि हजारों नौजवान, स्कूलों के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, बाकी सब लोग आज की इस दौड़ में शामिल हुए हैं। मैं इन सब के लिए बहुत बहुत शुभकामनाओं की कामना। शपथ दिलवाई आपने? एक इस शपथ का देश के ज्यादा से ज्यादा नागरिक पालन करें। जैसे दौड़ में ये शपथ दिलाई जाती है, आज के दिन जितने भी हमारे अधिकारी, कर्मचारी या जो संस्थागत जहाँ संस्थाएं, उन सब के लोग ये शपथ, इसी शपथ का एक प्रकार से वो दोहराते हैं ताकि मन में एक भावना देश की एकता के प्रति उनके मन में जाए।
जैसा आज सारे देश भर में जो पिछले दिनों में मेरा देश मेरी माटी के आयोजन हुए, गांव-गांव में हुए, शहरों में वार्ड-वार्ड में हुए, बाद में प्रांत स्तर पर हुए, आज राष्ट्रीय स्तर के ऊपर उनका एक समापन कार्यक्रम जिसमें 75,000 कलश जो हैं वो अलग अलग स्थानों से वहां मंगाए गए हैं, क्योंकि 75 वर्ष आजादी को हुए हैं। तो आज के दिन इसी एक प्रकार की देशभक्ति की भावना लोगों के मन में आए, अपने देश की माटी के प्रति लोगों के मन के अंदर भाव जागे, तो इसी रूप में मेरा देश मेरी माटी का आज का ये जो कार्यक्रम है ये किया जा रहा है। अपने अपने भाव है, मेरे मन में भाव ये है कि किसी लोह पुरुष से कम नहीं है। जितने बोल्ड डिसीजन और देश हित में बिना किसी हिचक के कोई भी जो निर्णय लेना पड़ता है उसको निर्णय को लेते हैं, उसको सिरे चढ़ाते हैं, और सौभाग्य की बात यह है कि उस निर्णय को देश के लोग स्वीकार करते हैं। पूरे प्रदेश के अंदर ब्लॉक स्तर के ऊपर तो हो ही रहे हैं, सब डिवीजन स्तर पर हो रहे हैं, कहीं कहीं संस्थाएं अपने लेवल पर नीचे भी कर रही हैं। अभी तो हमारी जानकारी 1.5 लाख की है, लेकिन जब सारा कार्यक्रम आज का दिन भर का हो जाएगा, सायकाल मुझे लगता है इससे ज्यादा संख्या लोगों के जो भागीदारों की संख्या है। अंत्योदय के पुरोधा पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय रहे, और उन्होंने देश की ऐसी जनता जो अंतिम पायदान पर है उन सब के लिए सरकारी योजनाएं, सरकारी जो स्कीम्स का लाभ जिनको मिला है, ऐसे सब लोगों को हमने वहां बुलाया है, और एक प्रकार का अंत्योदय का भाव और ज्यादा बढ़े उन लोगों में भी आए जिनकी सहायता की है, जिन लोगों ने सहायता की है, चाहे वो हमारे सरकारी मशीनरी है, चाहे हमारे सामाजिक लोग हैं, पार्टियों के लोग हैं, सब लोगों को हमने निमंत्रण दिया कि वहां आकर के, और उस दिवस पर 2 तारीख को हमारे जो होम मिनिस्टर हैं श्री अमित शाह जी वो स्वयं पधार रहे हैं। तो बड़ा कार्यक्रम 2 तारीख करनाल में है। आपको बता दें, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता इस दौरान कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं रन फॉर यूनिटी मैराथन में लगभग 8,000 बच्चों और नागरिकों ने हिस्सा लिया। ये मैराथन ट्राइडेंट हिल्स से शुरू होकर लगभग 3 किलोमीटर लंबा सफर तय कर अमरावती स्कूल पहुंची, जहां इसका समापन हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। हरियाणा बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। बीजेपी ने नायब सिंह को हरियाणा बीजेपी की कमान सौंप दी है। वहीं इनको लेकर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि बीजेपी इसको लेकर कभी भी राजनीति नहीं करती है। बीजेपी मिट्टी से जुड़े हुए लोगों को तवज्जो देती है। कभी राजनीति नहीं देखते हैं। कौन कार्यकर्ता कैसा है, कब से है, उसका विचार कैसा है, वो जनता से कितना जुड़ा हुआ है, माटी से कितना जुड़ा हुआ है। नायब सिंह सैनी जी के बारे में आपको पुराने लोगों को ध्यान में होगा, इसी कारण ये कार्यालय तो नहीं बना था उस समय, सोनीपत रोड पर हमारा प्रदेश का कार्यालय था, और सोनीपत रोड पर प्रदेश कार्यालय से काम शुरू किया। मैं संगठन मंत्री होता था 94 में, और एक कार्यालय का काम संभालने वाले जैसे बाकी हमारे लोग हैं, उसी प्रकार से नायब सैनी का हमारा संबंध अम्बाला से आ गया था, हमारा यमुनानगर से आ गया था। तो उस समय पर इन्होंने पढ़ाई समाप्त की, उन्होंने कहा मैं पार्टी के लिए काम करने के लिए तैयार हूँ, और लगातार 8 साल तक एक पूर्णकालिक की तरह 2003 तक इन्होंने भी काम हमारे साथ मिलकर के किया। 3 में फिर मेरे पास दायित्व दूसरे और प्रदेशों का आ गया था। इनका अपना परिवार का मामला और सारा बिजनेस शुरू किया। बाद में फिर विधानसभा का चुनाव लड़ा, फिर प्रदेश में मंत्री बने, बाद में लोकसभा का चुनाव लड़ा, मेंबर पार्लियामेंट बने। तो रूट से जुड़ा व्यक्ति, उसकी पहचान या भारतीय जनता पार्टी में जो पार्टी लोग वो करते हैं। ये कोई विषय नहीं होता कि हमने किस जाति को कैसे करना। आखिर जाति तो किसी न किसी की हक में होती है, तो जाति होती है तो जातियों के हिसाब से राजनीति नहीं करनी होती। हाँ, अगर हम जाति के नाते, जैसा मोदी जी ने कहा, हमारी 2 ही जातियां हैं, एक अमीर है, गरीब। गरीब आदमियों के लिए जितना केंद्र सरकार के काम चल रहे हैं, जितना प्रदेश सरकार के हमारे काम चल रहे हैं, आप उसको जरूर निश्चित रूप से अप्रिशिएट करेंगे कि हम गरीब से गरीब आदमी को लाभ कैसे, उसके जीवन को आगे बढ़ाना है, उसको चलना है। अब संयोग से जो कि अनुसूचित जाति के लोग गरीबी की रेखा में उनकी संख्या ज्यादा है, पिछड़ा वर्ग उसके बाद उनकी संख्या ज्यादा होती है। तो उन वर्गों पर ध्यान देना है, उन वर्गों में बीच में काम करने वाला वो व्यक्ति आता तो काम को सहूलत मिलेगी ही मिलेगी। इसलिए उस बात को सोच करके, जैसा आप सोचते हैं, हम ऐसा नहीं सोचते। पर कैपिटा इनकम हमारी 2,95,000 रुपया इस समय पहुंच चुकी है, जो आज से 8-9 साल पहले जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा छोड़ के गए थे वो 1,35,000 छोड़ के गए थे। डबल से भी ज्यादा हमारी पर कैपिटा इनकम है। और जहाँ तक आपने बोला जीएसटी, जीडीपी लगभग 13 लाख करोड़ रुपया इस बार की आंकी गई है, क्योंकि आंकलन होते हैं।
और उस आकलन में भी केंद्र की सरकार की एजेंसी, हमारी एजेंसी कई मिलकर के काम करती है, इंडिपेंडेंट एजेंसी भी काम करती हैं। ये कोई ऐसा आंकड़ा तो नहीं होता जो बिल्कुल एकदम नापतोल होता है, एक अनुमान होते हैं। इस अनुमान में हमारी जीडीपी, और जीडीपी से ही पर कैपिटा इनकम निकलती है, जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन वो निकलती है। हाँ, जहां तक कलेक्शन ऑफ जीएसटी पर कैपिटा कलेक्शन है, वो जितने बड़े राज्य में हरियाणा इज नंबर 1 बेस्ट, सबसे ज्यादा हरियाणा की जीएसटी कलेक्शन है, जिसके कारण से हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति अच्छी है। हम हर एक काम को, विकास के काम हो अथवा अन्य जो लोगों को कुछ उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए योजनाएं बनानी, उसमें सब में हम बहुत कंफर्टेबल है। हमारा जो FRBM की रेशो होती है, विद इन दैट रेशो हमारी जो ऋण है, डेट है, वो होता है। और ये जो बाकी चर्चा है विपक्ष के लोग चलाते हैं, मेरा खुला चैलेंज है उनके साथ, हमारी स्थिति उन सबसे बेहतर है पिछले सरकारों से, और आसपास की जो प्रदेश सरकारों की आज की स्थिति है उससे भी बेहतर नहीं। वैसे तो हमारे अध्यक्ष जी प्लानिंग योजना बनाएंगे, अभी तो आज पदभार ग्रहण किया है, बाद में टीम बैठेगी, सब विचार करेगी। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, क्योंकि मैं संगठन काम संभालता रहा हूँ, मैं संगठनात्मक तरीके से अगर उसका उत्तर देना चाहूँ तो हमारे यहाँ काम सामूहिक टीम के रूप में होता है। दायित्व किसी एक को मिलता है तो एक पंक्ति हमारे यहाँ है कि जो उसको दायित्व मिलता है, ही इज फर्स्ट अमंग इक्वल्स, फर्स्ट अमंग इक्वल्स, सब बराबर है, फर्स्ट है, किसी को कुर्सी पर बैठना है तो इसलिए बैठते हैं, निर्णय लेते हैं, सब विचार करते हैं, आखिर निर्णय को प्रमोट करने वाले जो प्रमुख होते हैं वही करते हैं। लेकिन टीम की जिम्मेदारी होती है। सरकार जो है पूरा सहयोग संगठन को पहले भी करती रही, आगे भी करेगी, और किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आई है, नहीं आएगी। जैसा आप करें चैलेंज ये कदम है, पद है, और ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ये कदम सारी सरकारों के समय सब में आते ही हैं। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि सब चुनाव की तिथि एक कर दी जाए, एक समय सारे चुनाव हो जाए, बहुत बड़ा लाभ देश में, देश का, प्रदेशों का, जनता का, सबका होगा। लेकिन वो जो आएगा तब आएगा। आज तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जब जब चुनाव आते हैं वो सब करना ही है, 3 है, 4, 5 हो गए तब भी रहेगा। चलिए अब बात करते हैं सीएम मनोहर लाल के मिशन सरकारी नौकरी की। हरियाणा के युवाओं के लिए सीएम मनोहर लाल के ऐलान के बाद युवाओं में सरकारी नौकरी को लेकर उम्मीदें जगी हैं। दरअसल सीएम मनोहर लाल ने कहा कि दिसंबर तक सरकार 60,000 सरकारी नौकरी युवाओं को देने जा रही है। बाकायदा रोड मैप कैसा है और कैसे मनोहर सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान नौकरी देने के मामले में रही अव्वल, देखिए हमारी रिपोर्ट। हम जितने प्रयत्न करते हैं उसका बहुत लाभ हो रहा है। हमने अभी पिछले दिनों के अंदर जो 1889 रोजगार मेले लगाए, जिसके अंदर 1 लाख से ऊपर ऐसे नौजवानों को निजी क्षेत्रों में उनको रोजगार के साथ जोड़ा है। तो हरियाणा के युवाओं को मनोहर सरकार दिसंबर तक 60,000 सरकारी नौकरियां देने जा रही है। यकीनन युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। बाकायदा इसलिए मनोहर सरकार ने पूरा रोड मैप तैयार भी कर लिया है। वैसे तो इनमें से 41,217 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। सरकार दावा कर रही कि हमारा लक्ष्य हर युवा को रोजगार से जोड़ने का है। राज्य सरकार ने युवाओं को स्वाभिमान की रक्षा के लिए सरकारी नौकरियों और मिशन मेरिट में बदला है। पिछले 9 सालों में युवाओं को योग्यता के आधार पर बिना खर्ची पर्ची के 1,10,000 से अधिक सरकारी नौकरियां देकर उनका मनोबल बढ़ाया है। इस दौरान निजी क्षेत्रों में भी 47,40,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है। हम जितने प्रयत्न करते हैं उसका बहुत लाभ हो रहा है। हमने अभी पिछले दिनों के अंदर जो 1889 रोजगार मेले लगाए, जिसके अंदर 1 लाख से ऊपर ऐसे नौजवानों को निजी क्षेत्रों में उनको रोजगार के साथ जोड़ा है। और सरकारी नौकरी की जहां तक विषय है, योग्यता के आधार पर हमने एक शब्द प्रयोग किया कि बिना पर्ची बिना खर्ची ये नौकरी दी जाएगी। और मुझे इस बात का संतोष है कि पिछले 9 वर्ष में हम इससे पहले की जितनी सरकारें रही हैं, अगर औसतन लगाए तो सबसे ज्यादा नौकरी हमने दी हैं। उदाहरण के तौर पर 1999 से लेकर 2005 तक ये जो 5 साल की सरकार, 5.5 साल वो सरकार चली, मात्र 15,000 नौकरियां ही वो दे पाए। और फिर कांग्रेस की सरकार 2005 से 2014 पूरे 10 वर्ष चली, उन्होंने भी 10 वर्ष में और 86,000 नौकरियां मात्र दी। हम जो ट्रांसपेरेंट नौकरियां दे रहे हैं 2014 से लेकर 2023, इन 9 सालों में मुझे बड़ी खुशी है इस बात को बताते हुए कि 1,14,000 तो सरकारी नौकरियां हमने दी हैं। और साथ ही अभी अगले 6 महीने के अंदर अंदर और 41,000 भर्तियां जो हैं वो प्रक्रिया अधीन हैं। तो अगर ये सब भी होती हैं तो 1.5 लाख से ऊपर नौकरियां ये हमारे इस 10 साल के कार्यकाल में पूरी होंगी।
अगर आंकड़े पर गौर करें तो पिछले सरकारों से ज्यादा मौजूदा मनोहर सरकार के कार्यकाल में सरकारी भर्तियां दी गई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में साल 1999 से 2005 तक हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 15,125 भर्तियां की गई थी। इसी तरह पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में 2005 से 2014 तक 86,067 भर्तियां हुई थी, जबकि वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल के दौरान 2014 से 2023 तक कुल 1,14,210 भर्तियां की गई हैं। राज्य सरकार का दावा है कि प्रदेश के उन परिवारों के युवाओं को नौकरियों में प्राथमिकता दी जा रही है जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत सुनिश्चित किया जा रहा है कि 1 लाख रुपए वार्षिक से कम आय वाले परिवारों के युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से रोजगार दिया जाए। अगर देखा जाए तो 9 साल में प्रदेश में 1,889 रोजगार मेले आयोजित किए गए, जिनमें 1,04,114 युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार से जोड़ा गया है। इस दौरान प्रदेश में 49,952 नए उद्योग लगे हैं, जिनमें लगभग 5 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। सरकारी नौकरियों में गरीब परिवारों के उम्मीदवारों को 5 अतिरिक्त अंक देने का प्राविधान किया है। कौशल रोजगार निगम के जरिए कच्चे कर्मचारियों की भर्ती में भी गरीब परिवारों के युवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। यानी साफ है कि सरकार की कोशिश युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर देने की है और ये आंकड़े तस्दीक करते हैं कि पूर्व की सरकारों से ज्यादा मनोहर सरकार ने हरियाणा के युवाओं के हित और उनकी काबिलियत के आधार पर उन्हें नौकरी के विकल्प उपलब्ध करवाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर देश के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हुए उन्हें शत शत नमन किया। सरदार पटेल की जयंती पर मुख्यमंत्री ने उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित की और समाज को उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संदेश दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय एकता दिवस शपथ समारोह में उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्र की एकता और अखंडता की शपथ दिलवाई। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने बिना किसी विवाद के धारा 370 और 35 को समाप्त कर जम्मू और कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाकर पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोया है। और फिलहाल हरियाणा वॉइस में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।